सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आदेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स स्पेस कॉमर्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर फर्स्ट लिया है हमने और इसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमारी 12th क्लास का जो चैप्टर था जिसका नाम था शीत युद्ध, ठीक है, वो जो चैप्टर था वो डिलीट हो चुका है। उसमें कुछ पॉइंट हैं और उस पॉइंट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे आप समझ सकते हैं। और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको समझाता हुआ चलूँगा कि दो ध्रुवीयता बनी तो बनी कैसे, क्योंकि इसका पढ़ने जा रहे हैं हम अंत, हमें समझना पड़ेगा कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझते हैं और इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली और सोवियत संघ विघटन के कारण और सोवियत संघ विघटन के परिणाम, ठीक है। पांचवा टॉपिक हमारा होने वाला है जिसका नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध, 9/11 की घटना, मध्य पूर्व संकट और अरब क्रांति, ठीक है। ये हमारे टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को समझने से पहले मैं बता देता हूँ कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, समझते हैं। देखिए तो हम बात कर रहे थे 1939 टू 1945, इस बीच में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि दो पार्टी लड़ रही थी, जिसमें दो राष्ट्र बने थे, तो उन्होंने मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इधर कौन था, जर्मनी, जापान और इटली। इधर मित्र राष्ट्र में कौन था, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। ये 4 देश थे मित्र राष्ट्र में, दूसरे थे धुरी राष्ट्र, ठीक है। ये आपस में अभी लड़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। और 1945 में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध फिनिश हो जाता है हमारा, ये हो जाता है फिनिश। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे होती है लड़ाई। अभी तक जो अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, इटली का जो मुकाबला कर रहे थे, यही अब आपस में भिड़ने लगेंगे। किस आधार पर, सबसे बड़ा पॉइंट विचारधारा के आधार पर, पूंजीवाद और साम्यवाद। द्वितीय दूसरा पॉइंट है हमारा वो वर्चस्व को लेकर, वर्चस्व यानी कि दबदबा, पूरी दुनिया में अपना अपना दबदबा कायम करना चाहता है रूस और अमेरिका, ठीक है। ये 2 पॉइंट है इनके आपस में। इन्होंने पूरे यूरोप, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, इन्होंने विचारधाराओं के आधार पर पूरे यूरोप को 2 भागों में बांट के रख दिया। कैसे, ये है यूरोप, ठीक है। यूरोप में इसकी देश है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन में इन्होंने एक दीवार खड़ी करी जो विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है, बर्लिन की दीवार। और सेकंड चैप्टर में हमारी मेन हेडिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो मैं अभी समझाता हूँ। बर्लिन की दीवार विभाजन का प्रतीक थी। इसने पूरी दुनिया को पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमे पर बांट के रख दिया। कैसे, ये था हमारा पूर्वी खेमा, ये पश्चिमी खेमा, इधर कौन था, यूएसए, इधर यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसए का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इस आधार पर इन्होंने पूरी दुनिया को 2 भागों पे बांट दिया, ठीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर। तो अब हम समझते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है, सेकंड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बर्लिन की दीवार से, ठीक है। बर्लिन की दीवार हमारी हेडिंग है। बर्लिन की दीवार क्या थी, मैंने अभी आपको बताया, यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और बर्लिन की दीवार
बर्लिन में बर्लिन की दीवार बनाई गई जो विभाजन का प्रतीक था, जिसने पूरी दुनिया को दो भागों में बांटकर रख दिया। तो बर्लिन की दीवार की विशेषता या बर्लिन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम्स में। और मेरे साथ आप बने रहें, ये मेरा आपसे वादा है कि जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आने वाला इसी बोर्ड से, ठीक है। बस बात है कि आप पूरी क्लास, अपनी पूरी वीडियो ये देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई दिक्कत या कोई झिझक होती है यहाँ से लेने के बाद, ठीक है। बर्लिन की दीवार हम समझते हैं कि बर्लिन की दीवार बनी कब, 1961 में ये दीवार बनी, ठीक है, बनती है। इसकी लंबाई कितनी थी, अगर हम लंबाई की बात करें भाई, तो लंबाई थी इसकी 150 किलोमीटर, ठीक है, लंबी थी। दूसरी बात, ये कब तक खड़ी रही, तीसरा पॉइंट है, ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। चौथा पॉइंट, ये टूटी कब, बनी 1961 में, खड़ी 28 वर्षों तक। भाई ये कब टूटी, तो नवंबर 1989 में, ठीक है, गिरती है। किसके द्वारा गिराई गई, भाई आम जनता के द्वारा, ठीक है, आम जनता के द्वारा। ये बर्लिन की दीवार के बारे में आपने इतना समझ लिया, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बर्लिन की दीवार से, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर एक नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा था कब बनी, कितने वर्षों तक खड़ी रही, कब गिराई गई और किसके द्वारा गिराई गई, ये मेन पॉइंट एक एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोवियत प्रणाली। मैंने आपको पॉइंट्स पहले ही डिस्कस बता दिए थे कि टॉपिक कौन कौन से हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली, अब भाई बड़े ही ध्यान से समझना मेरी इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और मैंने सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को देखते हुए और पेपर को देखने के बाद ही सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। इस बोर्ड से आने वाले क्वेश्चन है, मेरा आपसे चैलेंज है, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस आप बने रहें और इस क्वेश्चन को देखते रहें। सोवियत प्रणाली, ठीक है, ये इसका सोवियत प्रणाली को समझने से पहले कई दफ़ा क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत सिस्टम, यानी कि किस तरीके से सोवियत संघ में काम होता था, ये हमें समझना है, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली में क्या था कि भाई इनकी ये विचारधारा कौन सी फॉलो कर रहे थे, साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देते थे या पालन करते थे, ठीक है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद का विरोध करते थे, ठीक है। अब भाई इनके बारे में हमें जो भी सोवियत प्रणाली में जो भी सोवियत संघ में हो रहा है हमें वो लिखना है। मेन पॉइंट ये याद रखें आप, पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। दूसरा, इनके पास उन्नत संचार प्रणाली थी, ठीक है, उन्नत संचार प्रणाली। आवाजाही के बेहतर साधन थे, ठीक है जी, आवाजाही के बेहतर साधन। दूसरा, इनके पास उपभोक्ता वस्तुओं की उपभोक्ता वस्तुएं मुहैया कराना, इसमें क्या है कि उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है, वे बेसिक नीड्स की चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं मुहैया कराना। ये क्या कर रहे थे सोवियत संघ में, जो उपभोक्ता वस्तु से हमारा मतलब होता है जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो मुहैया कराना रियायती दरों पर, ठीक है, अपनी जनता को कराते थे। छठा पॉइंट था हमारा वो है इनकी गतिशील अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत गति से बढ़ रही थी, इनकी जीडीपी जो ग्रोथ थी बहुत तेजी से हो रही थी, ठीक है। और छठा 7वां पॉइंट अगर मैं लिखूं तो वो है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था का मैं अर्थ अभी आपको समझाता हूं। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि इन्होंने पहले से स्ट्रेटेजी बना रखी थी। जैसे आप अपने क्या करते हैं, एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे, स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने क्या इकोनॉमी को प्लान कर रखा था कि किस समय हमें कौन सा फैसला लेना है, कौन सा कार्य करना है, जिससे हम बेहतर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे सोवियत प्रणाली में। दूसरा मैं पॉइंट और बता देता हूं, आपने ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है अक्सर, आपको 6 पॉइंट लिखने और सिर्फ इतना लिख के छोड़ नहीं देना है, इसको और एक्सप्लेन करना है जिस तरीके से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है। 8वां पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे बेरोजगारी ना के बराबर थी, ठीक है भाई, बेरोजगारी ना थी बिल्कुल। यहाँ पे 9वां पॉइंट बनेगा हमारी शिक्षा, शिक्षा बहुत बेहतर थी मेरे भाई। ये यहाँ पे इनकी जो जनता थी बेहद पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, जो एजुकेशन जो नंबर था या दर था वो बहुत उच्च नंबरों पे था। हम 9 पॉइंट रखते हैं, ये सोवियत प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप समझेंगे और इन्हें जब पेपर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में तो आप बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती, चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं, 1 बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, और फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट वो था हमारा, अब सोवियत संघ में इतनी सारी चीज़ें, इतनी बेहतर चीज़ें थी, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब सोवियत संघ भाई टूट कैसे गया, जब इतनी इनके पास शिक्षा थी, बेहतर रोजगार था, इनकी अर्थव्यवस्था इतनी गति से विकास कर रही थी, जीडीपी इतनी बेहतरीन थी, ठीक है, जनता को सब्सिडी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बेहतर अर्थव्यवस्था होने के बावजूद टूट कैसे गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और इसीलिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि जो सोवियत संघ विघटन के कारण ये पूछ लिया जाता है। 6 नंबर का ही क्वेश्चन ये है। इसके 3 सोवियत संघ के 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सोवियत प्रणाली मैंने आपको बता दिया, सोवियत संघ के विघटन के कारण ये भी 6 नंबर में आता है, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं तीनों ही आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आप बस समझते रहें ध्यान से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोवियत संघ के विघटन के कारण हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण था क्या कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, ठीक है, यानी कि अपनी जो जनता की आकांक्षा थी उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे इन्होंने। और दूसरा पॉइंट, नागरिकों को भ्रम में रखना। भ्रम में कैसे रखना, इन्होंने अपने नागरिकों को क्या बोला कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है, गतिशील अर्थव्यवस्था है हमारी। और लेकिन कहीं ना कहीं क्या थी, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ रही थी, ठीक है। तो ये झूठ बोल लेते अपनी जनता से। अब जनता को जब सच पता चलता है तो भाई दिल टूटता है। वही चीज हुई, तो ये इन्होंने क्या करा कि ये जनता जो थी भ्रम में थी, और भ्रम इनके जो इन्होंने जनता में भ्रम डाला था, ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ के टूटने का कारण बना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा क्या रहा, संसाधनों का परमाणु हथियारों में प्रयोग। अब क्या कर रहे थे भाई, इन्होंने होड़ कर रखी थी किसके साथ, अमेरिका से, कि अमेरिका को हमें पीछे छोड़ना है। और अमेरिका को हराने के चक्कर में या दुनिया पर दबदबा कायम करने के लिए इन्होंने क्या करा, संसाधनों का, जितने भी इनके पास संसाधन थे, मैंने अभी आपको एक पॉइंट कि मतलब इनके पास संसाधन बहुत अच्छे थे, सोवियत प्रणाली में हमने समझा। अब ये जितने भी इनके पास बेहतरीन संसाधन थे
उनका प्रयोग किस में कर रहे हैं भाई, खरीद मतलब बेच रहे हैं, और बेचने के बाद जो भी पैसा इन्हें प्राप्त हो रहा है वो सारे के सारे लगा रहे हैं परमाणु हथियारों को खरीदने पर। अब भाई एक बात बताइए, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, और भाई उसमें और सारे भी आपको कपड़े भी लेने हैं, घर का सारा सामान और भी लाना है, शॉपिंग करना है, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना आपने। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो भाई, और वो सारे पैसों का आप उपयोग कर देंगे, कैसे उपयोग कर देंगे, हथियार खरीदने में। हथियार खरीदोगे तो मेरे भाई कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाओगे, अगर उसने चाय कॉफ़ी अगर डोमिनोज जाने की बात कर दी तो कैसे उसका खर्च उठाओगे, ये भी तो चीज़ समझनी है आपने। इन्होंने वही सीन किया क्या कि इन्होंने सारे पैसे थे परमाणु हथियारों पे लगा दिए और इनकी अर्थव्यवस्था होगी गतिरुद्ध। चौथा पॉइंट हमारा बनेगा अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। ये कह रहे थे हमारी अर्थव्यवस्था वो तेजी से चल रही है, पता चल रहा है यहाँ से साला धीमी हो रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था डाउनफॉल हो रही है मेरे भाई। इन पॉइंटों को ध्यान रखना, और आपके ये सारे पॉइंट्स से मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए, एक भी कोई अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, आप पढ़ें और अपनी बुक में आप मैच कर सकते हैं, सारी चीज़ आपकी बुक से ली गई है। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होना, नागरिकों का आकांक्षाओं को पूरा ना करना, ये इनका मेन कारण बनते हैं। दूसरा क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। वहां पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब दबदबा कैसा कि भाई यूएसएसआर बना कब, 1922 में यूएसएसआर की स्थापना होती है। अब वहां के नेता कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे थी, उसके ऑपोजिट में कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया भाई, 70 सालों तक शासन किया। अब आप बताओ, आपके अपोजिट में कोई बोलने वाला ना हो तो कोई भी बंदा होता है वो निरंकुश हो जाता है, यानी कि अपनी अपनी चलाएगा। तो वहां पे क्या हुई, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, दूसरा सरकार निरंकुश हो गई। निरंकुश हो गई, निरंकुश यानी कि आजाद, किसी भी तरीके से भाई अपनी जनता की नहीं सुननी थी, जो इन्हें लग रहा था अच्छा वो ऐसा कर रहे थे। अब वो जो समाज कल्याण की बात कर रहे थे वो चीजें कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी। अब सरकार जो हो चुकी थी निरंकुश हो गई थी। और 7वां पॉइंट अगर मैं लिखूं तो 7वां पॉइंट है हमारा रूस की प्रमुखता। रूस की प्रमुखता कैसे मेरे भाई, 15 गणराज्यों में सबसे मेन कौन था, रूस था। रूस अपनी चलाता था, और जो बाकी के गणराज्य थे जो 14 बच रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें पसंद नहीं आती थी कि भाई अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और टीचर सिर्फ आपके मॉनिटर की सुने या किसी एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो टीचर ही पसंद नहीं होगा। तो वही चीज़ें वहाँ पे 15 गणराज्य थे, 15 राज्य थे, चलाता कौन था, अपनी रूस। तो ये बाकी के जो राज्य थे, जो बाकी के गणराज्य बच रहे थे 14, उन्हें चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन में। 8वां पॉइंट है हमारा जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। सरकार का, सरकार या राज्य भी कहते हैं, राज्य का जवाबदेह ना होना। जवाबदेह ना होना। अब क्या था कि अर्थव्यवस्था इनकी गतिरुद्ध हो गई थी, सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जनता मांग रही थी इनसे जवाब कि भाई आप कह रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील है और इतने अच्छे से हम बेहतर विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसका वो जवाब मांग रही थी जनता माँ की, और उसका जवाब देने में असमर्थ थी वहाँ की सरकार। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट मैं और बता देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार दबदबा होना, और ये हमारा 9वां पॉइंट बनेगा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। हमने सोवियत प्रणाली समझ ली, सोवियत संघ के विघटन के कारण समझ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। यानी कि परिणाम का मतलब होता है जैसे कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं
ठीक है, हमने एग्जाम दिया, उसके बाद क्या आता है परिणाम। परिणाम यानी कि नंबर क्या आने वाला है, क्या हमने जो दिया है एग्जाम में जो लिखा है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, उसी का मतलब परिणाम। यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ, ये असल में चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, और किसी भी हेडिंग को अगर आप समझ लेंगे तो एक्सप्लेनेशन और उस पॉइंट्स को अपने बड़ा आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखे हैं और इन पॉइंट्स को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं इन्हें, बिल्कुल की पॉइंट्स की तरह। ठीक है, और इसका सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में पहला पॉइंट है हमारा शीत युद्ध की समाप्ति। अब क्या हुआ, शीत युद्ध चल रहा था हमारा कब से, 1945 से 1991 तक चला, या हम उसे 90 तक के भी बोलते हैं, लेकिन 1990 तक फिक्स चला शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या हुआ कि जब सोवियत संघ टूट गया, कब 1990 में विघटित हो गया, विघटन हो गया भाई सोवियत संघ का। तो अब क्या हुआ था, खाली एक शीत युद्ध जो चल रहा था किन दो पार्टी के बीच चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर। अभी क्या हुआ, यूएसएसआर तो टूट गया 1990 में, सोवियत संघ के विघटन का मतलब विघटन हो गया, टूट गया। अब बचा कौन है इकलौता, अब भाई सरकार तो इसी की चल रही है, मतलब पूरी दुनिया पे दबदबा कायम कौन करेगा, यूएसए करेगा। तो शीत युद्ध क्या हो गया, शीत युद्ध इन्हीं दोनों के बीच चल रहा था शीत युद्ध। अब क्या हुआ भाई, ये खत्म, तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट है शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, हथियारों की होड़ खत्म होना। अब ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार ले रहे थे, और हथियार लेने के चक्कर में रूस का कहीं ना कहीं विघटन का कारण भी बना एक, जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, तो ये हथियारों की, एक दूसरे के लिए हथियारों की खरीद रहे थे। अब इनकी क्या हो, हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई, सोवियत संघ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब हथियार खरीदेंगे किसके लिए भाई, तो हथियारों की होड़ भी खत्म, शीत युद्ध भी समाप्त। विचारधाराओं की लड़ाई, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, विचारधारा की लड़ाई तो चल रही थी। अब विचारधारा भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, विचारधारा खत्म हो गई। सोवियत संघ का टूटना, अब भाई सोवियत संघ का मेन चीज तो सोवियत संघ टूटा ही था ना, उसकी बात तो ये परिणाम में आया। तो यानी कि सोवियत संघ फिनिश हो गया। ठीक है भाई, फिनिश हो गया। नए देशों का उदय, अब नए देशों का उदय इसे भी कैसे समझेंगे, समझाता हूं मैं, चिंता नहीं करनी जब तक मैं हूं आपकी क्लास में। ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। यूएसएसआर भाई मेरे बना कैसे, 15 गणराज्य थे इसके साथ, है ना, 15 गणराज्य थे। अब ये टूट गया 1991 में, टूट गया। अब 1991 में टूटने के बाद ये 15 गणराज्य पूरे हिस्से में बट गए ना भाई, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी तक ये एक संघ में थे, यानी कि इसके अंदर थे, लेकिन अभी क्या अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ, ये नए देशों के रूप में जाने लगे, नए देशों का उदय हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हमने समझ लिया। अब ये समाजवादी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। प्रश्न चिन्ह कैसे लगने लगा, ये कह रहे थे कि साम्यवादी विचारधारा को लेकर तो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, और 1922 में यूएसएसआर की स्थापना की गई, और ये कह रहे थे कि साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से कई गुना बेहतर है। अब यही प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि मेरे भाई जब साम्यवादी विचारधारा इतनी बेहतर है तो फिर सोवियत संघ टूट क्यों गया, यही तो मेन पॉइंट है, यही तो हमें समझना है, यही क्वेश्चन पूछ रही थी वहां की जनता, और यही प्रश्न चिन्ह लगने लगा सोवियत संघ पे, या जो भी विचारधारा को मान रहे थे, साम्यवादी विचारधारा को जो फॉलो करने वाले देश थे, उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई ये बेहतर है, तो मेरे भाई ये बताओ टूट कैसे गया, यही तो कारण था। तो इस पे क्या होगा, प्रश्न चिन्ह लगने लगा। यही पॉइंट है, यही कुछ गिने चुने पॉइंट है हमारे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में ये 6 पॉइंट लिख देना, शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ खत्म, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म, सोवियत संघ का टूटना, नए देशों का उदय, समाजवादी विचारधारा भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। ये 6 पॉइंट है। आशा करता हूं इन पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बचने वाला नहीं है। और इन चीज़ों को लिख लेना, नोट्स बनाते चलना, साथ ही साथ में बड़े फायदेमंद चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो भाई दोबारा रिपीट करना, और समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
ये चीजें हमने समझ ली, शोभित संख्या विघटन के परिणाम समझ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी लगनी है, सर ने लेनी है हमारी नेक्स्ट क्लास इको अकाउंट्स की चलेगी। तो समय की पाबंदी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, आज का जो टॉपिक है वो इतना ही रखेंगे, शोभित संख्या विघटन के परिणाम तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो अभी के लिए बस इतना ही, हमने शोभित संख्या विघटन के परिणाम तक चीज़ें समझ ली हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, जो हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में लाने वाले, ये था हमारा पार्ट 1। ठीक है, ये था पार्ट 1 और जल्दी ही पार्ट 2 आएगा जिसमें हम समझने वाले हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी। और भाई आपने भी ये पढ़ के आना है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आपको पढ़ के आना है और इस वीडियो से भी मैच करनी है सारी चीज़ें कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अच्छी अच्छी कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।